हो, उड़ीसा हो, असम बिल्कुल, हो, यानी देखिए अजीत, बड़ी खबर इस वक्त जो उत्तर प्रदेश से आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, ये महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है, आज शाम को ही अमित शाह से मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ की। देखिए, बिल्कुल काफी अहम इसलिए बन जाती है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सामने है। 2022 में चुनाव होना है। पिछली बार बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी को उसके इतिहास में सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली थी और अब एक बड़ी चुनौती है कि उस जीत को बरकरार रखने के उद्देश्य से मैदान में जाया जाए। जब भी कोई सरकार बनती है और वो सरकार बनने के बाद जब चुनावी मैदान में जाती है तो कई तरह की लोगों की कुछ नाराजगी भी सामने आ जाती है। कई लोग नाराज भी सरकार के कामकाज से भी कुछ नाराजगी होती है क्योंकि पहले के लोगों ने देखा नहीं होता, लेकिन दोबारा से चुनाव मैदान में जाने पर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि पिछली बार का जिस तरीके का मैंडेट आया था उसे बरकरार रखा जाए और अब इस तरीके की बैठकें ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि बीते दिनों में कोरोना के कारण इस तरीके की व्यक्तिगत बैठकें बिल्कुल बंद हो गई थी। पीछे मुख्यमंत्री यहां नहीं आ पा रहे थे। यूपी बीजेपी की प्राथमिकता में है। बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी 2017 में, 22 को उसको दोहराने की चुनौती है और जैसा पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद जो पंचायत अध्यक्ष जो चुने जा रहे हैं उसमें भी बीजेपी की पुरजोर कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष बीजेपी के बने ताकि उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है जब विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ये सब तमाम ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भले ही वो एक संवैधानिक पदों पर हैं लेकिन पार्टी के बड़े नेता भी हैं और उनको एक तरह से रिपोर्ट अपनी सरकार की और अपने संगठन की देना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी हो जाता है। तो उस नाते से कहा जा रहा है कि वो यहां दिल्ली पहुंचेंगे। आज गृह मंत्री से मुलाकात होगी, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और दिल्ली आ रहे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात होगी। हालांकि उसका भी समय नहीं आ पा रहा है लेकिन उनकी मुलाकात होगी। तो मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। ठीक है, अजीत से जल्दी से समझ लेते हैं। अजीत, योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो चुके हैं। 3:30 पर दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और आज शाम को 4 बजे का जो कार्यक्रम है उनका, जो अमित शाह से, गृह मंत्री से मिलने का वो कार्यक्रम। अमित शाह से मिलने के बाद आज वो वहीं रुकेंगे, हालांकि रात विश्राम वहीं करेंगे और उसके बाद कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बीच किसी भी समय वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि सरकार की बात हो, संगठन की बात हो, उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उन सबको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चा की जाएगी। हालांकि होगा क्या ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की बैठक है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं मिलने, तो काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर होगा क्या ये बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बात करेंगे, जिस तरह के उनके रुख हैं या पार्टी को लेकर या सरकार को लेकर, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, पहली बात तो बहुत काफी दिनों बाद वो मुलाकात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, सबको उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में बताएंगे, 2022 के चुनाव के बारे में बताएंगे। और एक बात पहले भी जब अमित शाह यहां आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि हम पंचायत के निचले पायदान से लेकर, सदस्य से लेकर और अध्यक्ष तक सब हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, क्योंकि अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुख के पदों का चुनाव है, तो लिहाजा उस पर डिस्कस हो चुका है। यहां पार्टी और सरकार ने मिलकर प्रत्याशियों के नाम पर लगभग अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। सिर्फ औपचारिक तौर से ऐलान करना बाकी है। उसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां अभी भी मंथन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपनी बात पार्टी के अध्यक्ष जो गृह मंत्री अमित शाह, उनसे रखी जाएगी और कल प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे 11 बजे, तो सारी की सारी बात वो, क्योंकि जितनी बार भी वो जाते हैं मंत्रियों से लेकर अपनी सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री से शेयर करते हैं कि हमने ये किया, हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री से होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है, क्योंकि लगातार कोविड की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई थी, कोई कार्यक्रम नहीं लग पाया था। तो अब कहीं ना कहीं जो मुलाकात है ये काफी अर्पिता, काफी महत्वपूर्ण होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है सियासी तौर से भी और जो इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आबादी के तौर से भी और देश के दृष्टि से, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होनी, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी आगे है, अभी कोविड की तीसरी वेव भी आने वाली, जो तैयारी है उसको भी शेयर करेंगे मुख्यमंत्री अपनी तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जेपी नड्डा के साथ। तो सब कुछ, चूंकि 2 दिन मुख्यमंत्री वहां रहेंगे तो बहुत सारा समीकरण, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए आप दिल्ली में मौजूद हैं और 3:30 बजे का वक्त है जब पता चल रहा है योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली और मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे अमित शाह से। दिल्ली में आप हैं, दिल्ली से क्या खबर आ रही है?
देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही 3:30 बजे जब वो दिल्ली पहुंचेंगे, सबसे पहले यूपी सदन ही जाएंगे। वहां से 4 बजे वो बीजेपी अध्यक्ष, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उनका घर है, वहां पर जाकर के माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह उनके घर जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कितने बजे मुलाकात होगी इसका भी समय सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हो सकता है कि आज ही उनकी मुलाकात हो, क्योंकि कल प्रधानमंत्री से भी मिलना है 11 बजे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, बीजेपी संगठन के लिहाज से और सरकार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि पिछले दिनों कई तरीके के कयास भी बीजेपी की को लेकर के, सरकार को लेकर के चलाए गए थे। हालांकि वो सभी कयास गलत निकले थे और ये पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनके चेहरे पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। और बीजेपी ने जिस तरीके से, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है पिछले 5 साल का, उसी को आगे रखकर, उसी को रिपोर्ट कार्ड बना करके चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। इस बात को लेकर के अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का आना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पिछले काफी समय से कोविड के कारण, जो कोविड प्रोटोकॉल थे उसके कारण जो व्यक्तिगत और फिजिकल मीटिंग्स थी वो लगभग ना के बराबर हो रही थी। केवल बहुत जरूरी मामलों में वर्चुअल तरीके से बैठ के हो रही थी। लेकिन अब चूंकि चुनाव बिल्कुल सामने है, कोविड का प्रकोप लगभग अब खत्म होता जा रहा है, तो इस तरीके की बैठकें आने वाले समय में और बढ़ेंगी। और यूपी के मुख्यमंत्री का आना हर बार, क्योंकि बड़ा सूबा है, बड़ी वहां पे सीटें 450 विधानसभा और इतने 80 के करीब लोकसभा सीटें, तो एक बड़ा सूबा जिसका देश की राजनीति में बहुत महत्व है, उनके मुख्यमंत्री का दिल्ली आना हर बार बड़ी खबर बनता है। बिल्कुल। और अजीत, देखिए, नजर तो 3:30 बजे पर होगी जब वो पहुंचेंगे दिल्ली। उसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के होने हैं। तो क्या इसको ये माना जाए कि अब जो रणनीति आगे आने वाले चुनाव के लिए बनानी है, उसके लिए कमर कस ली है योगी आदित्यनाथ ने और इसीलिए ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस दिन ये साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा और वही सबसे बड़े चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश में। और इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है वो योगी आदित्यनाथ की होती है किसी राज्य में जब चुनाव होता है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी क्या फैसले लेने हैं, 2022 की चुनाव की क्या रणनीति होगी, किस तरह से टिकट बंटवारे होंगे, जो विधायकों को टिकट दिए जाने, परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाने हैं, ये बात प्रधानमंत्री से भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि दो चीजें साफ हो चुकी है। सीएम ने अपने रुख को बिल्कुल क्लियर कर दिया अर्पिता, उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे सरकार के मंत्री हो, सरकार के विधायक हो, सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी। अगर आपकी रिपोर्ट रेड जोन में आती है, रेड में आती है, तो शायद आपका टिकट भी कट सकता है, आपका पद भी जा सकता है। इसलिए आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी देनी होगी, क्योंकि बीजेपी 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ने वाली है। मुख्यमंत्री की ईमानदार छवि, मुख्यमंत्री के कर्मयोगी की छवि, और चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, WHO की बात हो, हर तरफ से उनकी तारीफ होती है। आज ही WHO ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बना है, जो जितना टेस्ट होना चाहिए उससे 10 गुना टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। गांव में जो उनका ट्रिपल टी का फार्मूला था, टेस्ट, ट्रेट और ट्रीटमेंट के अलावा, उसकी भी तारीफ की गई। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ही सहमति से जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश में वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री से इसीलिए चर्चा होगी क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बड़े फैसले होते हैं। हमेशा जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री तो अपने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने ये योजना चलाई, इस क्षेत्र में हमने काम किया। और इस बार बताने को बहुत कुछ है मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि कोविड निगेटिव होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के 18 मंडल का उन्होंने दौरा किया, 70 से अधिक जिलों में वो गए और ग्राउंड जीरो पर गए। चाहे अस्पताल की बात हो, बच्चों की बात हो, जो 70,000 निगरानी समितियों को उन्होंने बनाया जो लगातार कोविड को लेकर काम कर रही है। तीसरे वार्ड के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के अस्पताल, जिला अस्पताल में 50 बेड के अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 25-25 बेड के अस्पताल बनाए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन की को लेकर उत्तर प्रदेश अगले महीने आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे कि हमारी दूसरी लहर को हमने कैसे काबू किया, क्योंकि आपको याद होगा कि एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव थे। उस वक्त बीके पॉल ने, जो नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख केसेज आएंगे, 15 मई के बाद उत्तर प्रदेश अनियंत्रित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुख्यमंत्री ने कंट्रोल कर लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव और तो अभी फौरन चुनाव होना है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक जल्दी से विक्रांत जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए 3:30 बजे तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे, निकल चुके हैं वो लखनऊ से। सबसे पहले मुलाकात अमित शाह से होनी है, वक्त 4 बजे का डिसाइडेड है?
देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। वो सीधा यहां पर यूपी सदन जाएंगे। 3:30 बजे का उनका समय है। उसके बाद 4 बजे वो गृह मंत्री के घर पर पहुंचेंगे। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और हो सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी आज ही मुलाकात हो जाए। हालांकि उसका अभी तक आधिकारिक समय नहीं सामने आया है, लेकिन आज ही मुलाकात होने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि कल उन्हें प्रधानमंत्री से भी मिलना है। और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। पार्टी के लिए एक बड़ी जीत बीजेपी को 2017 में मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को जीत मिली थी, उत्तर प्रदेश से लगभग वैसी ही जीत विधानसभा चुनाव में मिली थी। तो अब ये पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उसी जीत को बरकरार रखा जाए और उसी तरीके का बड़ा पैमाना रखा जाए। हालांकि विपक्ष थोड़ा सक्रिय इस बार ज्यादा जरूर है, क्योंकि कोविड के कारण कई तरह की दिक्कतें भी लोगों को सामने देखने को आई, क्योंकि अचानक से कोविड की दूसरी वेव आई। और जब भी इस तरीके का कोई घटना होती है तो विपक्ष को एक मौका जरूर मिलता है। विपक्ष उसी कारण सक्रिय भी है, लेकिन बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि जिस तरीके से उसने कोविड की दूसरी वेव को कंट्रोल किया, तो लोगों के बीच जिस तरीके से सहूलियतें पहुंचाई, उसके कारण उसका जीतना उन्हें नहीं लगता बीजेपी को कि कोई दिक्कत आएगी। लेकिन पार्टी, जब भी कोई पार्टी या सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चुनाव लड़ती है, तो पहले बार के से मुकाबले वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा मुश्किल भी होता है, चुनौतियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज को लोग देख चुके होते हैं। और अगर लोग उससे पूरी तरीके से सहमत हैं तो उसको दोबारा से मौका भी मिलता है। अभी बीजेपी उदाहरण भी देती है कि असम में जिस तरीके का मैंडेट उसे दोबारा मिला, पहले से बड़ा मिला, तो वो एक सरकार के कामकाज पर मोहर होती है। और इसी तरीके की मोहर बीजेपी की कोशिश है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, यानी देखिए ये तीन लोगों से महत्वपूर्ण मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है, अमित शाह से मुलाकात होनी है और जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। अजीत, दिल्ली दौरे का मकसद किसके, क्या क्या मुद्दे यहां हो सकते हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, और क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर भी यहां मंथन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जहां तक रही मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो उसको पहले ही सीएम की तरफ से मना किया जा चुका है। उनके साफ तौर पर कहना है कि चूंकि पंचायत चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, फिलहाल अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, अमित शाह से मिलने गए, चर्चा किसी भी विषय पर हो सकती है। चर्चा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, अभी सबसे पहले पंचायत चुनाव 15 जुलाई के पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह होगी, क्योंकि अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे आखिरी बार, तो उन्होंने कहा था कि हम ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर तक हर जगह बीजेपी का कार्यकर्ता बैठाना चाहते हो, अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। तो सबसे बड़ी जो चुनौती यही होगी कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, तो उसके प्रत्याशियों की जो सूची है उस पर लगभग अंतिम मोहर लग गई है और उस पर भी योगी आदित्यनाथ की सहमति ली गई है। और कल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार में फेरबदल को लेकर, उसको पहले ही मना किया जा चुका उनकी तरफ से। लेकिन चूंकि 2022 का चुनाव है, कई सारे समीकरण है, जाति समीकरण है, एडजस्टमेंट करना, उससे पहले केंद्र सरकार में भी फेरबदल होना है मंत्रिमंडल में, तो उन सब को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव, जितिन प्रसाद जो कल ही भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको लेकर भी चर्चा का कयास था कि उनको उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया जा सकता है। जुलाई में 4 सीटें खाली हो रही हैं, या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो चर्चा पर कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा हो सकती है। यानी अजीत, नजर 3:30 बजे पर होगी जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 4 बजे अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। आप दोनों रहिए जरा साथ। वहीं वैक्सीनेशन के मुद्दे पर एक बार फिर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर वैक्सीन के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन सुविधा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका लगाया जाना चाहिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि केंद्र सरकार ने पहले ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे रखी है। तो वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाकी नहीं, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट था। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। हालांकि स्मृति ईरानी ने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, समझने वाले समझ गए होंगे। केंद्र सरकार ने पहले से ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है। भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाएं। लगातार हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रांत हमारे साथ दिल्ली से हैं और अजीत भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, वैक्सीनेशन प्रोसेस पर सवाल का आखिरकार ये मतलब क्या है, राहुल गांधी का ये ट्वीट?
देखिए बिल्कुल राहुल गांधी वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर अक्सर ट्वीट किया करते हैं, इसलिए सरकार के मंत्री जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह हमेशा कहते हैं वो ट्विटर के राजा हैं, प्रियंका गांधी ट्विटर की रानी है, एसी कमरों से नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन भी ज्यादा करवा रही है और सबसे ज्यादा टेस्ट भी कराकर उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि 2022 का चुनाव आ रहा है तो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो टारगेट करती हैं, तो अच्छा काम हो तो भी, नहीं हो तो भी। तो ये एक सियासी ट्विटर वार चल रहा है, तो उनके ट्विटर को लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर रहती है कि वो ट्वीट करने से अच्छा होगा कि अस्पतालों में जाएं, हमारे मुख्यमंत्री अस्पतालों में जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री गांवों में जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री गांव में जाकर मेडिकल किट बंटवा रहे हैं। तो ये काम राहुल गांधी को भी कर लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनके ट्वीट को लेकर बीजेपी हमलावर है। अर्पिता, विक्रांत, देखिए ये वार पलटवार जो चल रहा है, ऐसे में लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सुविधा है या ये सुविधा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात जो बात राहुल गांधी ने उठाई अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि वॉक इन की परमिशन दी जानी चाहिए। तो वॉक इन की परमिशन यानी वो ये चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लोग वो तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे इस देश में लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, जो गरीब लोग हैं जो नेट का इस्तेमाल नहीं करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, उनको सीधा वहां पर जाकर के वैक्सीनेशन टीका केंद्र जो होते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, उन पर टीका लगाने की अनुमति हो। तो यही कारण है कि स्मृति ईरानी ने भी उन्हें जवाब दिया और यही बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार ने पहले से ही अलाउ किया हुआ है और राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया था कि वो अपने यहाँ पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वॉक इन रजिस्ट्रेशन में यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर नहीं किया है, अगर वो वहां जाता है तो उसका वहां पर रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और उसका वहीं पे शेड्यूल करके उसको टीकाकरण भी किया जाता है। ये सुविधा कई राज्यों में चल रही है और कई बार हमने देखा कि चाहे दिल्ली हो या बाकी राज्य हो, वहां पर आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के भी गए हैं और उनका वॉक इन पर ही टीकाकरण भी किया गया। इसी कारण स्मृति ईरानी ने उनको ये तंज कसा कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वॉक इन की परमिशन पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई थी और राज्यों को ये कहा गया था कि वो अपने यहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर वो वॉक इन का करना चाहते हैं तो वो उसके लिए करने के लिए स्वतंत्र है। तो तमाम राज्य सरकारें अपने यहाँ ये कर रही हैं और उनके पास ये पूरा अधिकार है राज्य सरकारों के पास कि वो वॉक इन के लिए, क्योंकि एक जो मुख्य मामला जो सामने आ रहा था वो था टीकों की कमी, तो अब वो भी पूरा मामला लगभग सुलझ गया। 21 जून के बाद से केंद्र सरकार की तरफ से टीके मुहैया करवाए जाएंगे, राज्यों को जो खरीदने की जिम्मेदारी थी उससे वो मुक्त हो गए हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 21 तारीख के बाद ये टीके को लेकर के जो राजनीतिक विवाद है ये कुछ थमेगा। और यहाँ खास बात देखिए विक्रांत ये भी कि राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो स्मृति ईरानी जो है वो ट्वीट करके जवाब दे रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो केंद्र सरकार के ऊपर था, केंद्र सरकार की नीति के ऊपर था और स्मृति ईरानी का जवाब देना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के जिस तरीके के रिश्ते हैं, उन्होंने उन्हें अमेठी से जिस तरीके से चुनावी मैदान में पछाड़ा था, इस कारण स्मृति ईरानी भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। जब भी राहुल इस तरीके का ट्वीट करते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई गलत बयानी उन्हें लगती है तो वो उसी समय सामने आकर के बात कहती है। आज भी उन्होंने वॉक इन रजिस्ट्रेशन की जब बात उठी तो उस पर आकर के उन्होंने ट्विटर के जरिए ही, क्योंकि ट्विटर पर सवाल उठाया गया था, तो ट्विटर पर ही सरकार की तरफ से रुख साफ करने की कोशिश की। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए राहुल गांधी ने पहले एक ट्वीट किया और उसके जवाब में स्मृति ईरानी जो है वो ट्वीट करते हुए नजर आई। लेकिन विक्रांत, ये पक्ष और विपक्ष के बीच जो विवाद चल रहा है टीकाकरण को लेकर, इसको लेकर जो लोग हैं उनके मन की जो शंकाएं हैं वो बढ़ रही हैं। क्या इसका टीकाकरण पर भी कोई असर पड़ेगा, इस तरीके की जो बयानबाजियां सामने आती हैं? देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीकाकरण की रफ्तार वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, जिसके लिए केंद्र सरकार पहले से प्रयास थी। हालांकि इसमें कई तरह की दिक्कतें थी, कुछ राज्य सरकारों की भी दिक्कत थी और कुछ राज्य सरकारें जो बोल रही थी उन बातों में भी दम था, क्योंकि टीके की अचानक से कमी भी बनी और जिस तरह से पहले 45 से ऊपर का टीकाकरण खोला गया था, लेकिन राज्यों की डिमांड थी कि उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने यहाँ उम्र में फेरबदल कर सकें। राज्यों की मांग को देखते हुए 18 से 44 की विंडो भी खोली गई, लेकिन देश में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन उस रफ्तार का नहीं था। इसी कारण टीके की कई जगह कमी भी देखने में आई और राज्य सरकारों का यह कहना था कि वो जितना ऑर्डर दे रहे हैं उतना उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उत्पादन से बहुत ज्यादा डिमांड थी। और इसी कारण राज्य सरकारों ने ये कहा कि जो पूरा जो प्रोडक्शन उठाने का काम है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। केंद्र सरकार ने उसे भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने सामने आकर के बताया कि 21 तारीख के बाद से टीका सबको मुफ्त
मिलेगा, राज्य सरकारों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कुल टीके के उत्पादन का 75% राज्यों के लिए उठाया जाएगा, जो राज्यों में उनकी जरूरतों के मुताबिक बंटवारा किया जाएगा, और 25% जो है निजी अस्पतालों में लगेगा, जिस पर कैपिंग कर दी गई है, प्राइस कैपिंग कर दी गई है कि टीके के दाम से 150 रुपए ज्यादा नहीं ले सकते। तो बीच का ये जो फेज था कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो फेज था, उस दौरान जरूर रफ्तार कम हुई। अब एक बार फिर सरकार को उम्मीद है कि 21 तारीख से जैसे ही ये टीके की नई खेप पहुंचना शुरू हो जाएगी, हालांकि खेप इस दौरान भी जा रही है, लेकिन वो पहले के फार्मूलों के तहत जा रही है। 21 तारीख से जब केंद्र के कोटे से जाना शुरू होगा, यानी देखिए कुल मिलाकर वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ, वो भी राहुल गांधी के ट्वीट के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए।